सभा से लेके लोकसभा तक के और सरकार में कई बार मंत्री रह चुके माननीय रविशंकर जी, माननीय भारत सरकार के मंत्री मानवर अश्विनी कुमार चौबे जी, मेरी बाईं ओर माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जिनको मैं प्रथम बार जब इस विधानसभा में जीत के आए थे उस समय से लेके वाजपेयी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार और आज के संसद में बेबाकी से प्रश्नों को खड़ा करते हैं। और हम लोग जब रूढ़ी जी खड़े होते हैं तो थोड़ा सा विचलित जरूर होते हैं कि कौन सा विषय ये पूछेंगे। ऐसे बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने वाले मानवर रूढ़ी जी इस सेंट्रल हॉल में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला। हमारे राजनीतिक दृष्टि से सारे चेहरे वही हैं, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, अंतर इतना ही है। मैं सबों को प्रणाम करता हूं। उसमें तो वीरेंद्र जी का कोई जोर नहीं है, पता नहीं कब वहां भी वहां रहेंगे ये भी नहीं पता है। आज यहां जो बैठे लोग हैं मोस्टली अनुभवी लोग हैं, फिर भी ये संसदीय प्रश्न पे जो विषय रखा गया और आज इस कार्यक्रम को मैं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को, जो पहले सत्र में थे, मैं उनको धन्यवाद देता, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा जी ने, जो आप सबों के कारण मुझे यहां आने का अवसर मिला। आज विधानमंडल के सभी सदस्यों को प्रणाम करने के बाद जो आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए फिर से धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए ये सम्मान का विषय है कि इस मंच पर से आपने बुलाया, लेकिन जब मैं यहां विधान परिषद का सदस्य था 100वीं वर्ष, उस समय मनाने का कार्यक्रम मुझे जहां तक याद है पंडित ताराकांत झा जी और सब लोगों ने शुरू की थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से। और स्वाभाविक है कि जब मैं उड़ीसा के सांसदों से मिलता हूं, बंगाल के, तो अपनापन जब मैं कहता हूं कि 22 मार्च 1912 के पहले तो बंगाल, बिहार, आसाम एक ही था, लेकिन स्थापना उसी 22 मार्च 1912 को अलग हुए, तभी से हम 22 मार्च को स्थापना के रूप में मना रहे हैं। ये स्वाभाविक है, ये अधिकार भी हमने संविधान ने दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जब नए शासन पद्धति की शुरुआत हुई तो बिहार उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और पूर्ण राज्य दर्जा मिलने के साथ ही नवनिर्वाचित मनोनीत
सदस्यों की संख्या बनी और स्वतंत्र भवन में सचिवालय का निर्माण हुआ और वही भवन आज की तारीख में विधानसभा के रूप में स्थापित है। मैं आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस सभा में शताब्दी वर्ष के अवसर पर अपने बिताए हुए अनुभव, बीते हुए अनुभव को याद करके एक सुखद क्षण के रूप में देखता हूं। और मैंने इसी भवन में कई चीज सीखा, संसदीय अनुभव सीखा, प्रशासनिक अनुभव सीखा और इस आज का ये क्षण मेरे लिए एक भावुकता उत्पन्न कर रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी किसी स्कूल से निकल करके जाता है, वहां फिर पहुंचता है तो उसे जो अनुभव होता है, यही सदन हमें सब कुछ सिखाया। संविधान में संसद और विधानमंडल दोनों का उल्लेख है। आप देखेंगे हमारे देश का बुनियाद संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। आपने देखा कि हम सबों को कोई दूसरा नहीं, संविधान ही एक तरह से दिया गया, क्योंकि संविधान ही मूल है। संविधान के कारण ही हम यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय संविधान के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का प्रावधान है, जिसमें अंकित है संघ के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर के बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। उसी तरह संविधान की अध्याय 3 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है और इस अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, और कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे और दोनों, एक का विधान परिषद और एक का विधानसभा, दोनों मिला के विधानमंडल कहलाएंगे। जहां ये कुछ देश के कुछ राज्यों में, मेरे जानकारी के अनुसार शायद 5 राज्य या हैं जहां ये चल रहा है। आज जो विषय मुझे दिया गया है, संसदीय प्रश्न। जब संसदीय प्रश्न कहते हैं तो लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय 7 में संसदीय प्रश्न संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है और जिसके अंदर अपने मुद्दों को उठाने, जनता को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों की जानकारी प्राप्त करने, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, उसके कुछ थीम हैं। संसदीय प्रश्न के उद्देश्य सरकार के कामकाज की समीक्षा, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न जब हम खड़ा करते हैं सदन के अंदर तो सारे एक एथिक है, एक हमें जो संचालन नियमावली प्रक्रिया से मुझे अधिकार मिला है, उस अधिकार का पालन हम करते हैं। रचनात्मक आलोचना, तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना, प्रशासन पर निगरानी रखना और सरकार की नीतियों को समझना। यानी लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार के साथ संसदीय व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर इन प्रश्नों को रखते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 32 के अंतर्गत प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया है,
जिसमें अंकित है अध्यक्ष के निर्देश न दिए जाए तो प्रत्येक सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होगा। अगर इनका आदेश मिल जाए कुछ और, तभी ये टलता है, नहीं तो 1 घंटा हम रखते हैं। लेकिन संसदीय प्रश्नों के स्वरूप हमारे संसद में तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न, ये अधिकार संसदीय व्यवस्था में है। इसका उत्तर, तारांकित का उत्तर आप सभी जानते हैं कि उसमें मौखिक जवाब दिया जाता है और प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न, और उसके ऊपर एक स्टार का लगा रहता है, इसलिए उसे तारांकित शब्द कहा गया है। और तारांकित में वो स्टार नहीं रखता, लेकिन मौखिक नहीं होता, प्रश्नों का उत्तर लिखित जाता, लेकिन उसकी गुणवत्ता, उसके तथ्यात्मक वही होते उत्तर में जो हम तारांकित में जवाब देते, वही अतारांकित में। अल्प सूचना आप भी करते हैं। लोकसभा महत्व के किसी अवलंबीय मामले से संबंधित एक सामान्य प्रश्न के लिए सूचना, नोटिस देने की निर्धारित अवधि, कम अवधि की सूचना देके पूछा जाता है, ये अल्प सूचना। लेकिन गैर सरकारी सदस्यों से भी पूछने का अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें लगी हुई है। वो शर्त है, इसमें बशर्ते प्रश्न का विषय वस्तु किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या सदन के कार्य से जुड़े अन्य ऐसे मामलों से संबंधित हों जिसके लिए वह सदस्य जिम्मेदार हो, यानी संसदीय कार्य से जुड़े हुए वो जिम्मेदार हो। ऐसे प्रश्न के उत्तर के बाद कोई पूरक नहीं होता, न पूछने वाला न गैर सरकारी सदस्य पूछ सकते। उसी तरह बिहार विधानसभा के भी अपने संचालन नियमावली है। भाग 6 में प्रश्न का प्रावधान है। इस भाग के अंतर्गत नियम 78 अंकित है, जो प्रश्न पूछना चाहेंगे, जिस कोटि का प्रश्न होगा उसकी प्रक्रिया अपनाते हुए 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। विधानसभा में वहां 4 किया गया, यहां 3 किया गया। अल्पसूचित, तारांकित और तारांकित दोनों के अवधि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित है, 7 दिनों के कम से कम 14 दिनों तक, अधिक से अधिक। लेकिन इसके लिए भी कुछ मापदंड रखा गया जिसका पालन आप करते हैं। जब उस मापदंड का पालन नहीं होता तो कभी कभी कोई सदस्य कहते हैं कि हमारे प्रश्न तो आए ही नहीं। जिस विभाग मंत्री को संबोधित होगा उस विभाग का नाम, जब किसी सूचना पर 1 से अधिक हस्ताक्षर होंगे तो प्रथम हस्ताक्षरी के नाम से रहता है। और ये भी तय है, जो चक्र बनता लोकसभा में, समूह बनता विभागों को लेकर के, हो सकता है ये प्रश्न इस चक्र में आवे, दूसरे में आवे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आते रहता है। अब इसके भी कुछ स्पष्ट शर्त होते हैं। उन शर्त पूछने का अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है। प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। वह सामान्य प्रकृति का प्रश्न नहीं होना चाहिए जिसका कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया जा सके, और उससे अन्य कोई प्रश्न नहीं उभरना चाहिए। ऐसे प्रश्न ग्राह्य होते हैं जो अस्पष्ट अथवा पूछ रहे हैं कुछ, घुमा रहे हैं कुछ, अथवा बहुत सामान्य प्रकृति वाले होते। ऐसे प्रश्नों, किसी प्रश्न में कोई नाम
या वक्तव्य तब तक नहीं लाना चाहिए जब तक उस प्रश्न को स्पष्ट बनाने के लिए अति आवश्यक न हो। यदि किसी प्रश्न में कोई वक्तव्य, तो प्रश्न पूछने वाला सदस्य वक्तव्य की सटीकता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी प्रश्न में तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक टिप्पणी, आरोप, अभ्यारोप, विशेषण, मानहानिकारक कथन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये दोनों आदमी समय समय पर उसको उस रूप में प्रश्न कोई राय प्रकट करने या समाधान देने या अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या एक काल्पनिक प्रस्ताव का समाधान के लिए नहीं पूछा जाना चाहिए। पहले ही कहा, सरकार के नीतियों को किसी भी व्यक्ति के पदेन अथवा उसकी सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। एक प्रश्न में सामान्यतः आपको मालूम है कि 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई प्रश्न ऐसे मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए जो मौलिक रूप से भारत सरकार के सरोकार का विषय नहीं है। प्रश्न किसी सीमित समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछना चाहिए जिसे सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, क्योंकि हमें तो मालूम होता है, हम किसी को बता देते हैं, लेकिन वो समिति पटल पर नहीं रखा गया है, इसलिए उसके मूल विषय को कभी नहीं करना चाहिए। प्रश्न में ऐसी नीति के मामलों को नहीं उठाना चाहिए जो इतनी व्यापक हो जो प्रश्न की उत्तर की सीमा के भीतर ना आ सके। प्रश्न में सार्थक रूप ऐसे प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जिनका पहले ही उत्तर दिया जा चुका हो। कभी कभी कई सदस्य पूछ लेते हैं, फिर वही आता है, तो उससे बचना चाहिए। प्रश्न में तुच्छ विषयों की जानकारी नहीं मांगनी चाहिए, उसके भी वर्गीकृत किए गए हैं। प्रश्न गोपनीय मामलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो गोपनीय होते हैं, उन विषय पर नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न में साधारणतया इतिहास के विषयों की जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए, क्योंकि अभी कई इतिहास के विषय अपने आप में डिबेटेबल है। प्रश्न उपलब्ध दस्तावेजों या संदर्भ स्रोतों में दी गई जानकारी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न में किसी ऐसे मामलों की जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए जो भारत के किसी भी भाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी न्यायालय या न्याय निर्णयाधीन हो, इसका ख्याल हमें करना चाहिए। प्रश्न ऐसे विषय को नहीं उठाना चाहिए जो उन संगठनों या व्यक्तियों के नियंत्रण में हो जो प्राथमिक रूप से भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मैंने दोनों को रखा है। मैं संसदीय व्यवस्था को आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूं कि संसद में जो हो रहा है। प्रश्न में साधारणतया ऐसे विषय को पूछना चाहिए जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों को करने वाले किसी वैधानिक न्यायाधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण अथवा किसी विषय की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त की गई किसी जांच आयोग या जांच न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, किंतु उसमें प्रक्रिया अथवा जांच का विषय अथवा जांच के चरण से संबंधित मामलों को संदर्भित किया जा सकता है, बशर्ते इससे न्यायाधिकरण अथवा आयोग अथवा जांच न्यायालय उस विषय पर विचार किए जाने के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
प्रश्न साधारणतया ऐसे विषयों की जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए जो किसी संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन हो। प्रश्न किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए जिससे मंत्री के आधिकारिक तौर पर कोई सरोकार न हो। प्रश्न में किसी मित्र देश को अपमानजनक रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है। दूसरी सभा के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषय पर कोई प्रश्न ग्रहण नहीं होगा। मेरे भाइयों, मैंने लोकसभा के अंदर जो नियम व्यवहार हैं, जिनके परिधि में रह करके सदस्य अपनी बातों को रखते हैं, मैंने वो भी आपके सामने रखने का काम किया। किन नियमों के साथ, और बिहार विधानसभा में जिन नियमों के साथ विधानमंडल में, उसका भी हमने नियम का उल्लेख किया। मित्रों, आज विधानमंडल के साथ जनप्रतिनिधियों से भी लोगों की अपेक्षाएं कई गुना बढ़ गया, और इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक है जनप्रतिनिधि संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली से भली भांति परिचित तो होते हैं, उन्हें संवैधानिक विधायी और बजटीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ तो होता है, लेकिन कभी कभी हम उसको बाईपास भी कर देते हैं। ये हमें नहीं करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि जो मुझे दिया गया था कि संसद के अंदर किन अधिकारों के साथ, किन विषयों को किस रूप में, किस मर्यादा के साथ, किस नियम कानून के तहत हम रखते हैं, मैंने कोशिश की कि आपके सामने उन विषयों को रख सकूं। और मैं अंत में फिर अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, बिहार विधानसभा, जिन्होंने मुझे अपने सभी पुराने साथियों के साथ रूबरू होने का मौका मिला, और मैं कोशिश किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि माननीय अध्यक्ष ने इस डैश पर एक अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो राज्यसभा को जिस ढंग से कभी कभी राजनीतिक विषम परिस्थितियों में उसको कैसे समभाव में चलाते हैं। बाईं ओर उनके बगल में मैंने पहले ही कहा कि रूडी जी हैं। रूडी जी जब मंत्री थे तो उनके स्वरूप भी, और जब ये एक सदस्य तो उनके भी तीखे प्रहार, और दाएं ओर में माननीय चौबे जी, जो इस सदन से लेके उस सदन अपने लहजे में बातों को रखने का काम कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित है। और रवि बाबू तो आप जानते ही हैं, रवि बाबू हर विषय को अपने ढंग से प्रस्तुत करके लोगों के बीच में एक रखने का काम करते हैं। मैं अध्यक्ष जी को फिर धन्यवाद दूंगा, ऐसे अनुभवी लोगों को आज इस कार्यक्रम में रखा है। मुझे जो कहा गया, मैं कोशिश किया कि जो संसदीय व्यवस्था में जिन चीज़ों को हम व्यवहार में लाते हैं वो बिंदुवार आपके सामने रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।